नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस सत्ता में बनी रहने के लिए अब अपने सभी विधायकों को ग्राउंड में उतार रही है। दूसरी तरफ बीजेपी फिर से सत्ता की कुर्सी पाने के लिए ग्राउंड में कांग्रेस को घेरना चाहती है, लेकिन आखिर वो क्या मुद्दा होगा और मैदान से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का क्या रास्ता बनेगा? चलिए आज हम विशेष कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे को जानेंगे। कौन सा मुद्दा चुनाव में डालेगा असर? क्या छत्तीसगढ़ में किसान बन रहा वोट बैंक? पिछले चुनाव में गेम चेंजर रह चुका है किसान। चुनाव जीतने के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा। धर्मांतरण रह सकता है ट्राइबल इलाकों में बड़ा मुद्दा। क्या आरक्षण हो सकता है गेम चेंजर मुद्दा? इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले की स्थिति में कांग्रेस प्रदेश में मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि राज्य में पिछले 4 साल में हुए 5 उपचुनाव में कांग्रेस को ही जीत मिली है और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने प्रदेश में किसानों को लेकर कई योजनाएं चलाई हैं। किसानों का वोट हासिल करने के लिए किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भूपेश सरकार का फोकस रहा। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के जरिए किसान, सीमांत किसान और भूमिहीन किसानों पर फोकस किए हुए हैं। इसके अलावा कर्ज माफी, स्थायी पंप कनेक्शन, हाफ बिजली बिल योजना और सिंचाई कर्ज माफी योजना के जरिए किसानों को हजारों करोड़ों की राहत देने का दावा कांग्रेस कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी पूरी ताकत से लड़ने का मन बना लिया है, जिससे कांग्रेस के लिए ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी बढ़ते अपराध को लेकर बिलासपुर में पिछले साल बड़ा आंदोलन कर चुकी है। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता के लिए रायपुर में बड़ी रैली की गई और अब पीएम आवास और कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में प्रदर्शन करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में अब तक धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक मोड पे है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि धर्मांतरण का मुद्दा ट्राइबल इलाकों में ही है। मैदानी इलाकों में इसका असर बहुत कम है, लेकिन पूरे प्रदेश में आरक्षण का विवाद सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। 19 सितंबर 2022 में हाई कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण को रद्द कर दिया था। इससे राज्य के आदिवासियों को मिल रहे 32% आरक्षण घटकर 20% हो गया। इससे राज्य के आदिवासी समाज नाराज हो गए। लिहाजा इस मामले में भूपेश सरकार की तरफ से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आदिवासी आरक्षण 32% करने का विधेयक पारित कर दिया और विधेयक राज्यपाल को भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सत्ताधारी कांग्रेस के 71 विधायक हैं। यह छत्तीसगढ़ में किसी राजनीतिक दल का अब तक का सबसे प्रचंड बहुमत है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बार कह चुके हैं कि इस बार चुनाव में उनकी प्रतिस्पर्धा इस 71 से ही है। कांग्रेस इस बार 80 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 71 से अधिक विधायकों के साथ सत्ता में वापसी करेगी। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस का दावा कितना सही साबित होता है या छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता वापस पाने में सफल होती है। प्रेस रिपोर्ट, न्यूज आर, भोपाल। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी इस साल विधानसभा चुनाव है और अंत में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस बार चुनावी मोड में यहां पर सभी पार्टियां नजर आ रही है। बात करें बीजेपी की, कांग्रेस की या किसी अन्य पार्टी की। देखिए, अगर मुद्दों की बात की जाए तो सभी राज्यों में अलग अलग होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस ने कितना विकास किया है, जनता को कांग्रेस पर कितना विश्वास है और इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह से नए मुद्दे लेकर कांग्रेस आने वाली है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो विपक्ष में रहकर किस तरह से जनता के बीच जाकर सामंजस्य स्थापित किया जाता है, नए नए मुद्दों को लेकर बात की जाती है और जनता किस तरह से उन मुद्दों को समझती है। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्रों में किस चीज की कमी, किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उमेश घोरमोड़े बीजेपी प्रवक्ता, धनंजय ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत उमेश जी आपसे करना चाहूंगी। विपक्ष में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बीजेपी की सरकार है, माफ कीजिएगा, क्या लगता है किन किन मुख्य मुद्दों को लेकर बीजेपी इस बार जनता के बीच जाएगी?
बहुत सारे हैं, क्योंकि बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कोई सरकार बीते 4 वर्षों में इतनी ज्यादा विफल रही है, चाहे वादा खिलाफी का विषय हो, चाहे डेवलपमेंट का विषय हो, विकास का विषय हो, या सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को छलने और ठगने का विषय। हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है। इन तमाम विषयों को लेकर के हम जाएंगे। इन्होंने जिस प्रकार से 2018 के चुनाव में घोषणा किया था और लोक लुभावने वादे किए थे, चाहे किसानों का विषय, किसान का विषय लेकर के लगातार बहुत दम भरते हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी और कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम प्रवक्ता। चाहे कर्ज माफी का विषय हो, आधी अधूरी कर्ज माफी के साथ ये लगातार बीते 4 वर्षों से इस प्रदेश के किसानों को छलने और ठगने का काम कर रहे हैं। लगातार किसानों की आत्महत्या में इजाफा हुआ है और सीधे तौर पर सिंचाई शुल्क को इन्होंने माफ करने का वादा किया था, लेकिन बीते 4 वर्षों में इन्होंने सिंचाई शुल्क माफ नहीं किया। इस पर ये कहीं कुछ नहीं बोलते। चाहे शराबबंदी का विषय हो, 4 वर्ष बीत गए हैं, शराबबंदी की ओर अग्रसर होती हुई ये सरकार नजर नहीं आ रही है। इन्होंने महिला सशक्तिकरण का वादा किया था, इन्होंने कहा था कि महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में रहेगी। बीते 4 वर्षों के अंदर में इस प्रदेश के अंदर में इस प्रकार अराजक स्थितियां निर्मित हुई है। आज इस प्रदेश की माताएं बहनें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, डरा हुआ सहमा हुआ महसूस कर रही हैं। ये आंकड़े बताते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर ले या फिर लगातार बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ की बात कर ले, यह सरकार इसमें सीधे तौर पर फेल साबित हुई है। और इन्होंने कहा था कि प्रत्येक थाने के अंदर में एक महिला सेल हम बनाएंगे। आज 4 वर्ष हो गए हैं, आज महिलाओं की गुहार थानों के अंदर में नहीं सुनी जाती है। महिला सेल की बात तो दूर की है, और भी बहुत सारे हैं। अगर आप समय दें तो चाहे बिजली बिल हाफ की बात करें, संपत्ति कर माफ की बात करें, संपत्ति कर के नाम पर इन्होंने क्या किया, यूजर चार्ज वसूल करके सीधे तौर पर एक आम उपभोक्ता जो एक टैक्स पेयर है, अपने घर को लेकर के जो टैक्स बताता है, उसके जेब में सीधे तौर पर डाका डालने का काम किया। बिजली बिल के विषय में ये नाना प्रकार के चार्ज लगा रहे हैं, 4 गुना बढ़ा हुआ बिजली बिल भेजने का काम कर रहे हैं। युवाओं को भत्ते का वादा था, यहाँ रोजगार को लेकर के आए दिन युवा सड़क पर उतर रहे हैं। कर्मचारियों का विषय है, इन्होंने कहा था कि हम क्रमोन्नति देंगे, हम पदोन्नति देंगे, 4 स्तरीय वेतनमान की भी बात इन्होंने की थी। अनियमित कर्मचारियों का विषय हो, संविदा कर्मचारियों का विषय हो, ये तमाम कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। इनके नियमितीकरण का कहीं कोई सरकार की तरफ से कहीं कोई। धनंजय जी, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में इतने सारे मुद्दे गिनाए हैं कि वादों को कांग्रेस ने पूरा नहीं किया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, 2023 में जाएंगे ना तो जनता को क्या विश्वास दिलाएंगे, क्योंकि ये विश्वास हो चुकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल में थी जी। 2-3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा तुलनात्मक तौर पर। रमन सिंह की सरकार के दौरान कहा गया था कि किसानों को 2100 रुपए धान की कीमत देंगे, 300 बोनस देंगे। पूरे 5 साल में ना तो धान की कीमत 2100 दे पाए, ना तो 300 बोनस किसानों को दे पाए। हमने कहा धान की कीमत 2500 प्रति क्विंटल देंगे। हम सरकार में आते हैं उसी वर्ष, देखेंगे हमारी सरकार बनने की जब जानकारी किसानों को लगती है, किसान धान बेचने नहीं जाते, हम 2500 रुपए धान की कीमत देते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जब राज्य सरकार 2500 धान की कीमत देती है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहती है कि आप धान की कीमत अगर समर्थन मूल्य से ज्यादा देंगे तो प्रदेश से चावल नहीं लेंगे। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये नहीं चाहते किसान तरक्की करे। दूसरी बात, इन्होंने कर्ज की बात की। रमन सिंह की सरकार थी, प्रदेश पे 40,000 करोड़ का कर्जा हमको विरासत पर मिला है, और उस दौरान 20 लाख किसान परिवार, 40,000 करोड़ के कर्ज के साथ 20 लाख किसान परिवार हमको कर्ज में डूबे मिले थे। हमारी सरकार ने उन 20 लाख किसान परिवारों को कर्ज मुक्त किया है। 11,000 करोड़ का कर्जा भूपेश बघेल जी की सरकार ने माफ किया है। तीसरी चीज बताना चाहता हूँ, 325 करोड़ की सिंचाई कर किसी ने माफ किया तो भूपेश बघेल ने माफ किया है। महिला स्व सहायता समूह की अगर कर्ज माफी की बात कर लेता हूँ तो 19 करोड़ का कर्ज माफी भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। मैं आपके युवाओं के रोजगार पर बात करता हूँ। जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं के रोजगार को बेचने का काम हुआ था। दूसरे प्रदेश के युवा यहाँ का आके नौकरी पाते थे और प्रदेश के युवा शांत और मायूस बैठा रहता था। भूपेश बघेल की सरकार ने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, सरकारी नौकरी के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से, और आने वाले समय में 5 साल में 15 लाख लोगों को रोजगार देने का एक रोजगार मिशन के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, आऊंगी।
अवधेश मलिक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। अवधेश जी, सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, कांग्रेस ने भी काम किए, बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने भी काम किए। सवाल ये उठता है कि आखिरकार विकास की दृष्टि से किस पार्टी की ओर से यहाँ पर विकास किया गया छत्तीसगढ़ में, और मुख्य मुद्दे विधानसभा चुनाव में क्या होने वाले हैं? देखिए दोनों पार्टियां हैं। दोनों पार्टियां जो है सो अपना जो मजबूत एरिया, जो सब्जेक्ट उनको दिख रहा है, उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे जी। ये विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें जो है सो एक मतलब बीजेपी की एक हार की सबसे बड़ी कारण रही कि किसानों के लिए जो बोनस की घोषणा की गई थी उस लेवल पर जो है सो बार बार कांग्रेस आरोप लगाते रही कि वो कंटिन्यूसली नहीं दिया गया, तो हमारी सरकार आते के साथ हम वो बोनस देंगे। तो जैसे कि बघेल सरकार आई उसके बाद उन्होंने एक प्रकार से जो एमएसपी तो बढ़ा ही था, उसके साथ जो है सो बोनस भी उन्होंने दिया। वो डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट तरीके से दिया, लेकिन दिया जी। और दूसरा जो बड़ा सवाल था उसमें कर्ज माफी का था, जिसके बारे में कह रहे हैं। हालांकि एक डेटा जो बताया जा रहा है वो काफी फ्लावरी फिगर है। कुछ किसान ऐसे भी थे कि जिनके 200-300 रुपए ही माफ हुए, लेकिन चलिए फिर भी हम कह सकते हैं कि किसानों का कर्ज माफ हुआ। लेकिन देखिए इसके बावजूद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की आत्महत्या हुई है क्योंकि जो किसान आत्महत्या करते हैं वो ज्यादातर ऐसे किसान होते हैं जिनको साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। और छत्तीसगढ़ की यही परिस्थिति नहीं है, पूरे भारत की परिस्थिति ये है कि ज्यादातर जो किसान हैं अब वो खेतीहर मजदूर बन गए हैं और वो एक प्रकार से ठेका प्रथा पर जो है सो कई बार वो खेती करते हैं, जिसके लिए जो है सो उनको, चूंकि वो जमीन के मालिकाना हक तो उनके पास होता नहीं, इसलिए उनको बैंकों से, इवन कोऑपरेटिव बैंक से भी आपको लोन नहीं मिल पाता है। तो सस्ता लोन नहीं मिलता है तो फिर वो बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। लेकिन मैं आपको ये इसमें बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा दूसरा मुद्दा चल रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसको लेकर जो है सो भाजपा काफी आक्रामक है, वो बेसिकली है ट्राइबल फ्रंट। ट्राइबल फ्रंट में भी रिजर्वेशन का इशू है और धर्मांतरण का जो एक मुद्दा है। मैंने हाल ही में दोनों मुख्यमंत्रियों से बात की, जो एक्स सीएम हैं उनसे, और रमन सिंह, और साथ जो है सो भूपेश बघेल जी से भी बात किया था मैंने। और जो बात कुल मिला के सामने निकल कर ये आई थी कि दोनों के जो विकास करने के जो तरीके हैं या दावे हैं, दोनों में डिफरेंस है। भाजपा एक समय में आके कंस्ट्रक्शन और जो रोड और इस प्रकार की चीजों पर ज्यादा जोर दी थी। भूपेश बघेल जो है सो किसान, या फिर जो है सो उनका एक बड़ा सा फ्लैगशिप योजना चल रहा है नरवा गरबा, तो उस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो ये देखिए कुल मिला के 25 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड किसान फैमिली यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में, तो एक बड़ा सा वोट बैंक है। अगर बात चल रही है कि कहा जा सकता है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव ने, क्योंकि देखिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों का यही कहना है, दोनों ने किसानों पर मुख्य रूप से बात की, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि किसान मुख्य मुद्दा रहने वाला है विधानसभा चुनाव में। उमेश जी, इसी को लेकर आपसे सवाल है कि जिस तरह से यहाँ पर धनंजय जी ने आंकड़े पेश किए हैं कि बीजेपी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में क्या कुछ अंतर है आंकड़ों को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आंकड़े की बाजीगरी और आंकड़ों को लेकर के झूठ बीते 4 वर्षों में हम देख रहे हैं। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर में रोजगार को लेकर के बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, 4,65,000 नौकरी देने का दावा किया जाता है, और साफ तौर पर सदन के अंदर में जब सवाल किया जाता है तो महज 17,000 कुछ रोजगार नौकरी के ऊपर आकर के मुख्यमंत्री जी का जवाब आता है। तो आंकड़े की बाजीगरी, झूठे दावे, झूठे वादे, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का एक चेहरा बन चुका है। और जिस प्रकार से यहाँ पर फिर से आंकड़े को लेकर के आ रहे हैं, तो मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है 2018 से जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उसको तक लटकाने का पाप किया। पुलिस भर्ती का विषय हो, सब इंस्पेक्टर भर्ती का विषय हो, तमाम भर्ती को लटकाने का लगातार कांग्रेस ने पाप किया। युवा आज दर भटक रहा है, लेकिन ये आंकड़े लेकर और आंकड़े की बाजीगरी लेकर के घूम रहे हैं। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, 9-10 महीने हैं, इनका भ्रम दूर हो जाएगा जब युवा कांग्रेस को आने वाले चुनाव के अंदर में सबक दिखाएगा। और केवल किसानों का विषय नहीं है, युवाओं का विषय नहीं है, ये तमाम वर्गों को इस सरकार ने किस प्रकार से छलने और ठगने का काम किया है,
इन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात कर लें 18 में यूं तो कांग्रेस वादा करती है कि भैया हम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में बड़ा मकान देंगे, बाड़ी देंगे, शहरी क्षेत्रों के अंदर में 2 कमरे का मकान देंगे। और इन वादों को करने वाली कांग्रेस जब प्रधानमंत्री आवास योजना के 16 लाख आवास को छीनने का पाप करती है तो समझा जा सकता है कि किस नियत के साथ ये आकर के घोषणा करते हैं और खुद में सामर्थ्य नहीं है, खुद की नियत नहीं है गरीबों को आवास देने का। लेकिन जब केंद्र की सरकार वो आवास देने का प्रयास कर रही है तो उसको भी छीनने का ये काम करते हैं। इन्होंने कहा था यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लेकर के आएंगे। बीते 4 वर्षों में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का अता पता नहीं है और बहुत सारी योजना है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार के समय के बाल हृदय योजना बोले, बाल संवर्धन योजना बोले, स्वास्थ्य को लेकर के जो चल रही थी, यहाँ तक कि स्मार्ट कार्ड के माध्यम से जो 50,000 तक का इलाज जो निःशुल्क होता था, इन तमाम योजनाओं को भी इन्होंने किनारे करने का काम किया है। तो हर क्षेत्र के अंदर में, चाहे युवाओं का विषय हो, रोजगार का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, आवास का विषय हो, हर क्षेत्र के अंदर में कांग्रेस की सरकार ने छलने और ठगने का काम किया। और एक अंतिम बात, जिस प्रकार से आदिवासियों का जिक्र किया वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने, सीधे तौर पर बहुत ही दुख के साथ मुझको कहना पड़ रहा है कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है तब से लेकर के आज तक ये बड़ा दुख का विषय है कि जिस प्रकार की हिंसक घटना, जिस प्रकार की घटना नारायणपुर के अंदर में हुई और आदिवासी भाई ही आदिवासी भाई के दुश्मन बन गए हैं, किस प्रकार की वहां पर घटना घटित होती है, ऐसा छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और इस बात को तमाम अधिकारियों ने इस सरकार को पहले चेताया था, चाहे एक IPS अधिकारी के पत्र का विषय हो, धर्मांतरण और अराजक स्थिति निर्मित होने का उन्होंने पहले ही पत्र लिख करके संकेत दिया था, लेकिन सरकार नहीं जागती। वहां के कमिश्नर पत्र लिखते हैं, सरकार नहीं जागती है। वहां का एक वर्ग 26 घंटे नारायणपुर कलेक्ट्रेट घेर करके बैठता है, सरकार नहीं जागती है। उस वक्त सदन ठीक है सर, धनंजय जी, ठीक है, चर्चा हो सकती थी, लेकिन सरकार केवल भागने का काम करती है और उसका नतीजा देखिए किस प्रकार से निकल करके आता है कि आदिवासी भाई आपस में लड़ने पर मजबूर हो गए हैं। किस प्रकार की सरकार छत्तीसगढ़ में चल। धनंजय जी, एक नहीं सभी वादों में कांग्रेस सरकार फेल हुई है, उमेश जी का आरोप, क्या कहेंगे? देखिए, अगर इनके आरोप में दम होता ना तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कई सारे मुद्दों का आंदोलन कर सकती थी। इनके आरोप झूठे और मनगढ़ंत होते हैं। ये भी बात करके 5 लाख नौकरी देने की बात हमारे किसी मंत्री ने, किसी सरकार ने, किसी ने नहीं कहा तुमने 5 लाख नौकरी दिया। हमने कहा कि 5 लाख रोजगार दिया, जिसमें 35,000 सरकारी नौकरी है, स्वरोजगार है, रोजगार है। स्वाभाविक बात है, क्योंकि भाजपा नेताओं को शाखा में झूठ बोलना ही सिखाया जाता है तो सच कैसे बोलेंगे। हमारी नौकरी पर सवाल उठाने से पहले तो ये बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिबद्ध देने का वादा किया था, 17 करोड़ रोजगार इस देश के युवाओं को मिलना था। 17 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीनने का नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और उसमें 1.5 करोड़ महिलाएं हैं कामकाजी, जो नरेंद्र मोदी सरकार के प्रकोप के शिकार हो गई है और बेचारियों के हाथ से नौकरी और रोजगार छीना गया है। दूसरी बात है, किसानों की बात कर रहे थे ना, मैं अवधेश मलिक जी एक सवाल पूछना चाहूंगा। अवधेश मलिक जी चूंकि पत्रकार हैं, वो अभी कह रहे थे कि 100-200 रुपए किसान का माफ हुआ है, तो अवधेश मलिक जी उन किसानों के डाटा मुझे प्लीज उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि आप जो जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी किसी के पास में नहीं है। क्योंकि प्रदेश में जो किसान कर्ज मुक्त हुए हैं, किसानों को 14-14 लाख रुपए कर्ज माफ भी हुआ है। आप यह डाटा कहाँ से लाए कि प्लीज मुझे उपलब्ध करेंगे। दूसरी बात, आदिवासियों को लेकर बात करना चाहूंगा। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इन्हीं निर्दोष और बेगुनाह आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल बंद करने का रमन सिंह की सरकार हुआ था। हमारी सरकार ने 1000 से अधिक आदिवासी को जेल से बाहर किया है। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, आदिवासियों के जमीन को छीनने के लिए बंदूक और लाठी के दम पर वहां जाकर अतिक्रमण किए थे। भूपेश बघेल की देश के इकलौते मुख्यमंत्री है जो कह दीजिए उमेश जी क्या कहना चाहते हैं, 40 रुपए जमीन वापस लौटाने का काम किया है। यही तो प्रदेश है जहाँ रमन सिंह ने युवाओं रोजगार को बेचा था, हमने रोजगार देने का काम किया है। तो हमारे पास बताने के ढेर सारे काम है और यही वो प्रदेश कर रहे हैं। आरक्षण के मामले में आप फंसे हुए हैं, का काम किया। मैंने तो एक चीज कहा, चलिए बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। अरे भैया, मैं आपसे नहीं बोलूंगा, एंकर ने मुझे अनुमति दी तब मैंने प्रारंभ किया। क्या सवाल है? ठीक है, क्या सवाल है उमेश जी? बोलिए, ठीक है, सवाल बोलिए सर, बहस नहीं कीजिए। ठीक है उमेश जी, क्या सवाल है आपका? देखिए, मुझे बोलना नहीं है। अरे भैया धनंजय जी, इतना उद्वेलित क्यों हो रहे हैं?
सबको मौका मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, उनका सवाल है, सवाल सुन लेते हैं। नहीं, मौका सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब सवाल रिक्वेस्ट है सर आपसे, ठीक है। प्रदेश के बेरोजगारों के, इस प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना के योगदान की, तो धनंजय जी इतना बौखला क्यों जाते हैं? और इन्होंने एक जिक्र किया था सदन के विषय में। अरे साहब, सदन के अंदर में आपके हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जवाब है। सदन के आंकड़ों को और सदन के जवाब को आप क्या कर सकते हैं? तो आंकड़े तो धनंजय जी भी पेश कर रहे हैं ना उमेश जी, उन आंकड़ों को आप झूठा करार दे रहे हैं, तो वो आपके आंकड़ों पर विश्वास कैसे कर लें जब आप उनके आंकड़ों को, आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड है, धनंजय जी भी जानते हैं, आप उसको नहीं नकार सकते ना। सदन में किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है, लेकिन सदन का वक्तव्य होता है, वो अक्षरशः सत्य होता है, उसके रिकॉर्ड होते हैं। आप चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर धनंजय जी। और किस प्रकार से किसानों के विषय में आप बात कर रहे थे, किस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में जो व्यक्ति, जो किसान आत्महत्या करता है, उसको भी मानसिक रोगी तक बताने का काम आपकी सरकार ने सदन के आंकड़ों की जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, धनंजय जी की प्रतिक्रिया। ठीक है, आऊंगी उमेश जी। धनंजय जी, धनंजय जी जी देखिए, मैंने पहले कहा ना, फेक हम बात करते हैं, हम कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह झूठ नहीं बोलते, न समस्याओं के मुंह मोड़ते। मैंने कहा ना 5 लाख रोजगार का, मैं चरण में कह रहा हूँ, हमें सदन में बात करते 35,000, जिसमें 14,500 के करीब शिक्षकों की भर्ती है, 3,000 नर्सों की भर्ती है, 780 चिकित्सकों की भर्ती है, साथ में डिग्री कॉलेज में, अन्य महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, उसके साथ साथ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमने फेक कहा ना, हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। झूठ बोलने का भारतीय जनता पार्टी का है, इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। और एक जैसे बोलते हैं कि 2500 रोजगारी भत्ता देने का वादा कांग्रेस ने किया था। अरे हमने नहीं किया कभी, हमको रोजगार देने में विश्वास रखते हैं। आपने जरूर किया था 2003 में, रमन सिंह जी की सरकार बनी कि 12वीं पास युवाओं को भारतीय जनता पार्टी 500 रुपए हर महीना रोजगार देगा, ये वादा भाजपा ने किया था, हमने नहीं किया था। तो आप अपने वादे तो याद रखते नहीं, झूठे आरोप हम पर लगा दे। दूसरी बात सबसे बड़ा समझिएगा, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में जो भाजपा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से वोट लेती रही है और खुद को हिंदुओं का संरक्षण बताते रही है, उसमें राम वंश वक्त अपने कोई काम नहीं किया। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की जो बेटी है, भगवान श्री राम जिसको हम भाषा कहते हैं, उस माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार जो विश्व क्रौसिंग ने करने कोई काम किया है, तो भूपेश बघेल भी नहीं किया है। राम वंश पद में अगर कोई काम हो रहा है तो भूपेश बघेल सरकार हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है, केंद्र में इनकी सरकार है जो रामायण सर्किट बना रहा है, वो इतनी राजनीतिक भेदभाव से ग्रसित है कि वो छत्तीसगढ़ को उस रामायण सर्किट से बाहर कर दिया है। जिस छत्तीसगढ़ में राम जी के जो 14 साल के वनवास का थे, उसका अधिकार समय का विषय है, तो ऐसे दुर्भावना से ग्रसित जो केंद्र की सरकार है, या पीएम आवास की बात करते, अरे छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, पीएम आवास का आप आरोप लगा लीजिए। नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है गुजरात, 40% मात्र आप पीएम आवास बना है। पड़ोस में मध्य प्रदेश शिवराज सिंह की सरकार 30%, उत्तर प्रदेश 27%। अरे भाई, जो योजना केंद्र सरकार पर आती है उसको चलाने की क्षमता तो खुद पर नहीं है। आप कहते हैं कि हमने वापस कर दिया, रिलायंस नरेंद्र मोदी की सरकार करे, वापस नरेंद्र मोदी की सरकार रहे, झूठे आरोप राज्य सरकार पर आप लगाओ। चलो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, गुजरात से पूरे नहीं हो 100%। विदेश से जब मेहमान आता है तो गुजरात में ना गरीबों के मकान को वो ग्रीन कलर के कॉर्पेट में ढका जाता है, बड़े बड़े ईट काले के दीवार उठाते हैं, तो सत्ता तो चाहिए ना। उमेश जी देखिए, बहुत सारे सवाल उठाए, तमाम सवालों का जवाब दूंगा। इन्होंने रोजगार से प्रारंभ किया, रोजगार को लेकर के ना जाने क्या क्या आंकड़े पेश किए, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों युवा हड़ताल पर, धरने पर बैठे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, रोजगार देने के नाम पर आपने जब रोजगार छीनने का पाप किया, कोरोना काल के अंदर जिन लोगों ने सेवा दी, अपनी जान हथेली पर रख करके सेवा देने का काम किया, उन नर्सों को, उन लोगों को जगदलपुर के अंदर में कोविड काल के बाद आपने रोजगार उनका छीनने का, उनको रोजगार से बाहर निकालने का पाप किया। रेडी टू ईट की बहनों को आपने ना जाने किस कमीशन के चक्कर में उनका जो काम चल रहा था रेडी टू ईट का, उसके काम को छीन करके उनको रोजगार से बेदखल करने का पाप किया। इन तमाम सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। और कितनी साफ गोई से आप झूठ बोलते हैं। मैं तो आज बहुत तारीफ करूंगा धनंजय जी आपकी। आप मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे थे, गुजरात का जिक्र कर रहे थे। अभी मैं मध्य प्रदेश से होकर के लौटा हूं और बीते दिनों गुजरात में गया था और प्रधानमंत्री आवास योजना के उस घर को भी मैं देख के आया हूं और उस घर के मालिक के तौर पर उस आम आदमी, उस गरीब आदमी की आंखों की चमक को भी देखकर आया हूं
इस चमक की दरकार छत्तीसगढ़ के अंदर में है। और 1-2 मकान नहीं, लाखों की संख्या में मकान और एक साथ उनका पूजा और गृह प्रवेश, इस प्रकार के कार्यक्रम। और मध्य प्रदेश, अभी जिस चैनल पर हम लोग बैठे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल है, लगातार ये चैनल भी कवर करता है मध्य प्रदेश के अंदर में उन तमाम प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही है छत्तीसगढ़ के, वो भी इसको देख रहे होंगे। लेकिन जिस साफ गोई से आप झूठ बोल करके इस महत्वपूर्ण योजना से भागने का प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर की स्थिति जो निर्मित हुई है आज, आने वाले समय के अंदर में आपको जनता के बीच में जाने की स्थिति नहीं है। तमाम सवालों का जवाब जब आप, धनंजय जी, जब जनता के बीच में जाएंगे तमाम विधानसभा क्षेत्रों के अंदर में, तब इन्हीं तमाम सवालों का जवाब मैं आऊंगी धनंजय जी आपके पास, लेकिन अवधेश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है उमेश जी, ठीक है। अंतिम 5 सेकेंड, सरकार के खिलाफ जो जनता की नाराजगी है उसको देख। ठीक है अवधेश जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कई सवाल यहाँ पर उठाए उमेश जी ने, चाहे यहाँ पर मुद्दा बेरोजगारी का हो या फिर संविदा कर्मचारियों का हो, तो ये मुद्दे तो मध्य प्रदेश में भी गूंज रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को उठा रही है कि क्यों आखिरकार बेरोजगार सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्यों संविदा कर्मचारी भी हड़ताल कर रहे हैं। और सेम यहाँ पर डेफिनेशन अगर इसकी ली जाए तो छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है। और दोनों आरोप ये लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे हालात हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसे हालात हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ लगातार जिस तरीके से मुद्दों को उठाया जा रहा है, अपने अपने प्रदेश की बात की जा रही है, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है उस पर कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की कमी नजर आ रही है? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा हट के आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि पिछले कुछ साल से जो है सो छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स जो है, बेसिकली पॉलिटिक्स बोलते हैं हम उसको, कि चुनाव को लेकर जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी चेंज हुई है। ये बजाय मुद्दों को उस पे ज्यादा डिबेट करने के लिए, चीजों को जो पोल मैनेजमेंट के लिए जो लोग लगे हुए रहते हैं, उन्होंने पर्टिकुलरली मतलब किसी चेहरे पर फोकस करने का काम किया। बीजेपी की सरकार में रमन सिंह वो चेहरा थे और भूपेश बघेल के सरकार में भूपेश बघेल वो चेहरा है। तो जैसे रमन सिंह की सरकार में कोई मजबूत चेहरा उनको कांटे का टक्कर देने वाला नहीं दिखता था, उसी प्रकार से भूपेश बघेल के सामने फिलहाल ऐसा बीजेपी में कोई भी ऐसा चेहरा उस हिसाब से नहीं दिखता है, एक रमन सिंह को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन रमन सिंह पर लगातार भूपेश सरकार हावी रही है, लगातार उनको कटघरे में करती रही है, और इवन की बीजेपी में भी शायद एक राय नहीं बन पा रही है, तो जिसके कारण से वो चेहरा कहीं ना कहीं दबा हुआ सा दिखता है। दूसरी बात जो आपने कही, जो जिन इश्यूज को उठाया, ये सारे इश्यूज हैं, इसमें कोई इंकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना के बाद एक बड़े पैमाने पर जो लोगों को, जिन लोगों को एडहोक या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया था, उनको दोबारा नौकरियां नहीं मिली। वो सीधे नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, जबकि उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया था। तो ये भी एक स्थिति है। इसके साथ जो है सो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे यहाँ पर आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों की मतलब एक सीरीज शुरू की गई है, तो यहाँ पर जो लोगों को जो रखा जा रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है, उनको कोई नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। या एक प्रकार से कहें कि कांग्रेस ने ये कुल मिला के शुरू में नारा दिया था कि हम आउटसोर्सिंग को बंद कर देंगे, लेकिन उसके लिए जो शिक्षकों को रखा जा रहा है वो एक प्रकार से देखें तो आउटसोर्सिंग ही है। तो देखिए, राजनीतिक लोगों की जो बातें हैं या फिर पॉलिटिकल बातें हैं, वो खास करके जब वो घोषणाएं करते हैं और जब अमल में लाने की बात होती है तो डिफरेंसेस होती है। जनता के माध्यम से अवधेश जी अगर बात की जाए तो क्या लगता है, जनता के नजरिए से किस सरकार में ज्यादा विकास हुआ है, जनता किसे पसंद करती है? देखिए, मैंने पहले कहा कि विकास को लेकर दोनों सरकार में दो तरफ की धारणाएं थी। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जैसे चीजों पर रमन सरकार ज्यादा ध्यान दिया था, वहीं भूपेश सरकार जो है तो किसानों के प्रति या फिर उन लोगों के खाते में कैसे पैसा जाए, इंश्योर है, उस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। रूरल इकोनॉमी पर ये फोकस्ड है, वो उनका अर्बन इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस था। साथ ही साथ में एक बड़ा क्रूशियल चीज मैं आपको बताऊंगा, जिस धान की बोनस की बात की जा रही है या फिर एमएसपी की जो बात की है, इन सब की शुरुआत जो है तो रमन सिंह गवर्नमेंट में हुई थी। हाँ, भूपेश गवर्नमेंट में उसका एस्केलेशन कर दिया गया है या उनको फिर अलग से दिया जाए, तो क्योंकि जिस समय रमन सिंह का हाथ में इस स्टेट की बागडोर आई थी, उस समय सिचुएशन छत्तीसगढ़ की ऐसी नहीं थी, स्थिति बहुत खराब थी, काफी पिछड़ा हुआ स्टेट था। और अभी के समय में जो स्टेट है वो अब देखें तो विकास की गति में काफी आगे तक गया है, बैलेंसिंग है दोनों में। ठीक है, नहीं, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन
यहाँ पर देखिए कहीं भी आप विकास की बात करते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो रहती है उसका एक स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री, तो उसका एक बड़ा रोल रहता है। और छत्तीसगढ़ में जो एक बड़ा सा एक व्यापार है रोलिंग मिल्स का, चूंकि आयरन और ये इस प्रकार की चीजें यहाँ पर इजीली अवेलेबल है, तो करीब आप देखेंगे करीब 70 से 75% रोलिंग मिल के जो मालिक हैं वो करीब करीब इस ताक में बैठे हैं कि उनको सरकार से उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो बंद करेंगे और काफी संख्या में बंद होगी, तो उस पर बात नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की और सारी चीजें भी हैं, जैसे सड़कों का इशू है, उस प्रकार से मरम्मत कार्य नहीं हो पा रहा है जैसे पिछले सरकार में हुई थी। तो धनंजय जी, देखिए 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। पता नहीं, मैं सोच रहा था कि निष्पक्ष पत्रकार होंगे मल्लिक जी, पता नहीं झूठ क्यों बोल रहे हैं चैनल में, समझ में नहीं आया, और गुमराह क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आया। रोलिंग मिल की विषय में बात अच्छी उठाई, पर यह बताना भूल गए कि नरेंद्र मोदी की सरकार उनको कोयला नहीं दे रही। पता नहीं किस बात का इनको डर है, हो सकता है आज उसकी विचारधारा से प्रभावित होगा, क्योंकि अगर पत्रकार कहीं बैठता है तो उसको निष्पक्ष बात करनी चाहिए। लगातार मुख्यमंत्री जी रोलिंग मिल के विषय में केंद्र सरकार को पत्र लिखे जो कोयला सप्लाई किया जाए, लेकिन वो धोखा देने का कर रहे हैं आरोप लगा करके। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अगर बात अगर आप कमी को भी बताया जाता है। आप सरकार में है, आप थोड़ी सौम्यता लाइए, सरकार में है, आप थोड़ी सौम्यता लाइए, सुनने का साहस रखिए। देखिए वो अपराध ये बताता है जब आप और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में दोनों ही पार्टियां जुड़ चुकी हैं और अन्य पार्टियों ने भी दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर लगातार सभी क्षेत्रों पर नजर बनाए रखे हुए हैं तमाम पार्टी के नेता। जरूरी भी हो जाता है, देखिए छत्तीसगढ़ की तस्वीर अलग नहीं है मध्य प्रदेश से। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो वाकई में दोनों में बैलेंसिंग पैदा करते हैं, लेकिन इन बैलेंसिंग के आधार पर आखिरकार क्यों तमाम नेता सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर बहस करते नजर आते हैं, क्यों इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है। रोजगार की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, संविदा कर्मचारियों की बात की जाए या फिर किसी अन्य क्षेत्र में, किसी ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले उन ग्रामीणों की बात की जाए जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। विकसित देश है, विकासशील देश है, लगातार यहाँ पर नए नए विकास किए जाते हैं और उसके बाद भी अगर कुछ क्षेत्र विकास से हीन हो जाते हैं तो सवाल तो उठता है। और इन तमाम सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।